हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू एग्ज़ाम्स। आज हम ये क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं जूलॉजी का, जिसका कोड है BZYET 141, जो कि है दिसंबर 2022 सेशन का, जिसका टाइटल है इम्यूनोलॉजी। इसमें मैं आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगी और इनके आंसर्स भी समझाने की कोशिश करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप नोट पढ़ लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंपलसरी। जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है इसमें वो सभी स्टूडेंट को करना कंपलसरी है। अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 to 7। जो क्वेश्चन नंबर 2 से 7 तक क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें से कोई भी 4 ही क्वेश्चन करने हैं आपको, उसी के मार्क्स मिलेंगे, बाकी आप छोड़ सकते हैं। बट हम सातों के साथ डिस्कस करेंगे ताकि कोई भी रिपीट हो एक तो हमें हेल्प मिल सके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मैच द टर्म गिवन अंडर द कॉलम ए विद दोज गिवन अंडर द कॉलम बी। कॉलम ए में जो टर्म्स दी गई हैं उनको कॉलम बी के साथ मैच करना है हमें। तो ये हमारी मैच दी फॉलोइंग है। फर्स्ट है हमारे पास, मैंने इसमें आंसर्स इसके सामने सामने लिखे हैं, आप भी ऐसे ही लिख सकते हैं। फर्स्ट है मैसेंजियल सेल्स। मैसेंजियल सेल्स किडनी के अंदर पाए जाते हैं, तो इससे मैच कर देंगे हम। मोनोकाइनेज एक्सप्रेस्ड ऑन टी सेल्स। जो मोनोकाइनेज है वो टी सेल्स के ऊपर एक्सप्रेशन देता है, तो मोनोकाइनेज इससे मैच कर देंगे। बी सेल्स बियर एंटीबॉडीज ऑन देयर सरफेस। जो बी सेल्स हैं उनके सरफेस पे एंटीबॉडीज होती हैं, तो इससे हम मैच कर देंगे। इंटरफेरॉन्स, इंटरफेरॉन्स आर एंटीवायरल स्टेट। जो इंटरफेरॉन्स होते हैं वो एंटीवायरल स्टेट के अंदर होते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट हमारा कंप्लीट हुआ। मैच दी फॉलोइंग। फर्स्ट का बी पार्ट, फर्स्ट का ए पार्ट कंप्लीट हुआ। फर्स्ट का बी पार्ट है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। इसमें कुछ टर्म्स दी गई हैं, उनकी डेफिनेशन लिखनी है, ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है। ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास, एक मिनट, ऑटो एंटीजन। ऑटो एंटीजन क्या है? ऑटो एंटीजन इज अ मॉलिक्यूल दैट इज नॉर्मली प्रेजेंटेड इन आवर बॉडी but our immune system mistakenly recognize it as foreign and attacked it। जो ऑटो एंटीजन्स होते हैं वो कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं पहले से ही, बट जो हमारा रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स होता है, इम्यून सिस्टम होता है, वो कभी कभी इसको मिस्टेक से सोच लेता है कि ये फॉरेन सब्सटेंस है और इस पर अटैक कर देता है। दिस कैन लीड टू ऑटो इम्यून डिसीज लाइक लप्सप और रिमेटॉइड अर्थराइटिस। ये जब अगर कभी ऐसे हो जाता है तो ऑटो इम्यून डिसीज को क्रिएट कर लेता है और रिमेटॉइड अर्थराइटिस हो जाता है या फिर लप्सप हो जाता है। ऑटो इम्यून डिसीज का मतलब हो गया कि जब हमारे बॉडी के सेल्स हमारे ही सेल्स के ऊपर अटैक कर दे, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो उनको ही अटैक कर दे, तो ऑटो इम्यून डिसीज क्रिएट हो जाती है। सेकेंड है हमारे पास इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन क्या है? इन्फ्लामेशन इज अ नेचुरल रिस्पॉन्स ऑफ अवर इम्यून सिस्टम टू इंजरी और इन्फेक्शन। जो इन्फ्लामेशन है वो एक नेचुरल रिस्पॉन्स सिस्टम है, नेचुरल रिस्पॉन्स है हमारा इम्यून सिस्टम के अंदर, जो कि इंजरी और इन्फेक्शन के वक्त होता है। इट हेल्प्स टू रिमूव हार्मफुल स्टिमुलाई एंड इनिशिएट द हीलिंग प्रोसेस। जो इन्फ्लामेशन है वो हार्मफुल स्टिमुलाई को रिमूव करता है और हीलिंग प्रोसेस को बढ़ावा देता है। However, the chronic inflammation can also contribute to the development of disease like cancer and heart disease। अगर chronic inflammation रहता है, inflammation ज़्यादा टाइम के लिए होता है, chronic मतलब बहुत सालों साल से चलता आ रहा है वो, तो inflammation अगर chronic inflammation है तो वो डिसीज़ भी क्रिएट कर सकता है अपनी बॉडी में, जैसे कि कैंसर या हार्ट डिसीज़ हो सकती है। थर्ड है हमारे पास एविडिटी। एविडिटी क्या है? Avidity refers to the strength of binding between antibody and its target antigen। Avidity एक टर्म है जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो एंटीबॉडी अपनी टारगेट एंटीजन से कितनी स्ट्रेंथ में बाइंड कर रहा है। जैसे कि एक एंटीबॉडी है वो अपने टारगेट एंटीजन के साथ बाइंड करेगा तो वो कितनी स्ट्रेंथ में बाइंड कर रहा है, उसकी कैपेसिटी को एविडिटी बोल रहे हैं हम। Higher the avidity means the stronger। अगर एविडिटी ज़्यादा है तो बाइंडिंग कैपेसिटी उनमें ज़्यादा है,
मोर स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स, और स्पेसिफिक जो इम्यून रिस्पॉन्स भी है वो भी ज़्यादा स्पेसिफिक है। फोर्थ है हमारे पास हैवी चेन ऑफ एंटीबॉडी। हैवी चेन ऑफ एंटीबॉडी की डेफिनेशन, एंटीबॉडीज आर प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय आवर ओन सिस्टम दैट हेल्प न्यूट्रलाइज हार्मफुल पैथोजन। जो एंटीबॉडी हैं वो प्रोटीन्स होते हैं कुछ टाइप के, जो हमारा ही इम्यून सिस्टम उनको प्रोड्यूस करता है। उन एंटीबॉडीज़ का काम क्या होता है कि वो हार्मफुल पैथोजन अगर कोई भी एंटर हुआ है तो उसको न्यूट्रलाइज कर दे, उसको उसका असर ख़त्म कर दे। द हैवी चेन इज़ वन ऑफ द टू मेन कंपोनेंट ऑफ एंटीबॉडी। जो एंटीबॉडी हैं उसके दो मेन कंपोनेंट होते हैं, उनमें से एक है हैवी चेन। ठीक है, हैवी चेन एक उसका कंपोनेंट है एंटीबॉडी का। एंड इट्स डिटरमाइन इट्स क्लास और आइसोटोप। जो हैवी चेन एंटीबॉडी है वो क्या डिटरमाइन कर रहा है कि वो एक टाइप की क्लास है या आइसोटोप है। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है हमारे पास, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। जो इसमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं उनको हमें पढ़कर लिखना है कि वो ट्रू है या फॉल्स हैं, सही है या गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट है IgM हैज़ अ लेस एफिनिटी देन IgG। IgM और IgG एक टाइप की एंटीबॉडीज़ हैं। ठीक है, तो IgM की लेस एफिनिटी होती है IgG से, ये ट्रू स्टेटमेंट है तो हम ट्रू लिखेंगे इसमें। लिम्फ कम्स फ्रॉम द फूड फ्लूइड आउट ऑफ द वेसल्स। जो लिम्फ है वो फ्लूइड से बाहर जो ब्लड वेसल से बाहर आता है फ्लूइड के तौर पे, तो ट्रू है ये भी। थर्ड है हमारे पास पास्चर कॉइन द टर्म वैक्सीनेशन। जो वैक्सीनेशन टर्म है वो साइंटिस्ट पास्चर ने दी थी या नहीं, तो ट्रू है ये भी, उन्होंने ही दी थी। फोर्थ है हमारे पास इनेट इम्यूनिटी इज एंटीजन डिपेंडेंट। जो इनेट इम्यूनिटी होती है वो एंटीजन डिपेंडेंट होती है या नहीं, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये एंटीजन डिपेंडेंट नहीं होती, तो इसमें फॉल्स आएगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हुआ, जो कि सबके लिए करना कंपलसरी था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टर्म। कुछ टर्म्स दी गई हैं इसमें, उनके बीच में डिफरेंस लिखना है हमें। फर्स्ट है प्लाज्मा बी सेल्स एंड मेमोरी बी सेल्स। आप ऐसे ही कॉलम बना के लिखेगा, पहले यहाँ प्लाज्मा बी सेल लिखेंगे, यहाँ मेमोरी बी सेल्स, पहला डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस, और फिर मेमोरी बी सेल्स का पहला डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस। ठीक है, प्लाज्मा बी सेल्स एंड मेमोरी बी सेल्स के बीच में डिफरेंस लिखना है। आंसर देख लेते हैं। प्लाज्मा बी सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज दैट फाइट ऑफ इन्फेक्शन। जो प्लाज्मा बी सेल्स हैं वो एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो एंटीबॉडीज़ इन्फेक्शंस के थ्रू लड़ती है, इन्फेक्शन को मारती है। When a pathogens enter our body, plasma B cells quickly produces specific antibodies that bind to the pathogen and neutralize it. अगर कभी भी कोई पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है, बाहर से कोई इन्वेडिंग पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है, तो प्लाज्मा बी सेल्स जल्दी से कुछ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करती हैं, जो एंटीबॉडीज़ उस पैथोजन के साथ बाइंड करता है और उसका असर ख़त्म कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है उसको, फिर वो हमें हार्म नहीं कर पाते। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। जो ये प्रोसेस हो रहा है पूरा, उसको प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं। सेकेंड क्या है, प्लाज्मा बी सेल्स आर शॉर्ट लिव्ड एंड डाई ऑफ आफ्टर दे प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी। जो प्लाज्मा बी सेल्स हैं वो उनकी जो लाइफ है वो शॉर्ट है, वो जल्दी मर जाते हैं, जैसे ही उसने अपनी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करी उसके बाद प्लाज्मा बी सेल्स मर जाते हैं। मेमोरी बी सेल्स, ये प्लाज्मा बी सेल्स कंप्लीट हुआ, मेमोरी बी सेल का रेफरेंस देखते हैं। मेमोरी बी सेल्स आर फॉर्म ड्यूरिंग द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी टू द पैथोजन। जो प्लाज्मा बी, ये मेमोरी बी सेल्स हैं वो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के थ्रू बन रहे हैं, जो कि प्लाज्मा बी सेल्स में प्राइमरी रिस्पॉन्स हुआ हमारा, उसके बाद ये मेमोरी बी सेल्स हमारे बने प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स से, जो क्या रिस्पॉन्सिबल हैं, वो लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी प्रोटीन पैथोजन के थ्रू देते हैं। जो क्या कहते हैं, मेमोरी बी सेल्स है
मेमोरी बी सेल्स हमें लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी दे रहे हैं पैथोजेंस के अगेंस्ट, और वो हमें शॉर्ट टर्म दे रहा था प्लाज्मा बी सेल्स. मेमोरी बी सेल्स रिमेंबर द पैथोजन एंड quickly produces antibodies if the same pathogen enter to the body again. जो मेमोरी बी सेल्स है उसके अंदर मेमोरी होती है कि वो कोई भी अगर पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एक बार एंटर किया है तो उसको वो पहचान लेता है, याद रखता है, और जब भी अगर दोबारा से वो सेम पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर होगा तो उसको ईजिली किल कर देता है मेमोरी बी सेल. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स. इस प्रोसेस को हम सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं. The memory B cells can survive for years or even decades in our body. जो memory B cells है वो सालों साल हमारी बॉडी के अंदर जीत सकते हैं, जबकि प्लाज्मा बी सेल्स एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते ही मर जाता था. They are also able to produce antibodies much faster than plasma B cells during a secondary immune response. जो secondary immune response के अंदर memory B cell प्लाज्मा बी सेल के कंपैरिजन में ज़्यादा जल्दी एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करता है. यह इनके डिफरेंस कंप्लीट हुए. समरी देख लीजिए. इन समरी, प्लाज्मा बी सेल्स प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज़ ड्यूरिंग द प्राइमरी रिस्पॉन्स इम्यून रिस्पॉन्स. जो प्लाज्मा बी सेल्स है वो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर एंटीबॉडीज़ बना रहा है, जबकि मेमोरी बी सेल्स लॉन्ग टर्म की इम्यूनिटी दे रहा है हमको, और जो पैथोजन है उसको भी याद करके रख रहा है, और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस कर रहा है. तो ये हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ, इसका डिफरेंस कंप्लीट हो गया. सेकेंड है हमारे पास एलर्जी एंड हाइपर सेंसिटिविटी. एलर्जी और हाइपर सेंसिटिविटी के बीच में डिफरेंस लिखना है. सबसे पहले बताइए एलर्जी है क्या. एन एलर्जी इज एन इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर्ड बाय द एक्सपोज टू अ स्पेसिफिक सब्सटेंस कॉल्ड एलर्जन. एलर्जी एक इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है अगर कोई भी एलर्जन या कोई भी स्पेसिफिक सब्सटेंस हमारी बॉडी से एक्सपोज करता है. अगर कोई भी बाहर का स्पेसिफिक सब्सटेंस हमारी बॉडी से एक्सपोज किया तो हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो ट्रिगर हो जाएगा और एलर्जी प्रोड्यूस करेगा एलर्जेंस के थ्रू. जो सब्सटेंस एक्सपोज हुए उनको हम एलर्जेंस बोलेंगे. कॉमन एलर्जेंस इंक्लूड पॉलन, डस्ट, मिट्स, एनिमल डेंडर एंड सर्टेन फूड्स. कुछ एलर्जेंस के एग्जांपल्स क्या हैं कि पॉलन, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनसे भी एलर्जी हो जाती है लोगों को. डस्ट, मिट्टी, धूल है, उससे भी एलर्जी हो जाती है. एनिमल के वेस्ट से, और जो कुछ टाइप के फूड्स भी हैं जैसे कि मशरूम है, उनसे भी एलर्जी हो जाती है. व्हेन द इम्यून सिस्टम डिटेक्ट एन एलर्जी इट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज एंड रिलीज हिस्टामिन which causes symptoms such as itching, swelling and hives. जब कोई एलर्जी हमारा जो अगर एलर्जी हो गई हमारे शरीर में तो हमारा इम्यून सिस्टम एलर्जी को डिटेक्ट करेगा और एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करेगा, एंटीबॉडीज़ बनाएगा उसके अगेंस्ट, और हिस्टामिन को रिलीज़ करेगा. हिस्टामिन जैसे ही रिलीज़ होगा तो हमारी बॉडी में कुछ सिम्टम्स होंगे जैसे कि इचिंग होगी, हमें स्वेलिंग होगा और हीव्स आएंगे. ऑन द अदर हैंड, hypersensitivity is a broader term that refers to an exaggerated or inappropriate immune response. जो hypersensitivity है वो एक broader term है जो क्या दर्शाती है कि अगर कोई भी inappropriate और exaggerated immune response में changes हो रहा है तो hypersensitivity कहेंगे उसको. This can include allergies but it can also include autoimmune disorders and other conditions where the immune system overreact to harmful substance or attack the body's own tissue. इसमें क्या होता है कि जो इसके अंदर एलर्जीज भी आएंगी हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर. इसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो ऑटो इम्यून सिस्टम है हमारा वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स को प्रोड्यूस करता है. उसका मतलब क्या है कि वो अपने ही ओन सेल्स और टिश्यूज़ के ऊपर अटैक कर देता है ओवर रिएक्ट करके और नुकसान पहुंचाता है. सो while all allergies are the type of hypersensitivity, not all hypersensitivities are allergies. इसका मतलब क्या है कि जो सारी एलर्जीज हैं वो हाइपर सेंसिटिविटी कहलाएगी,
सारे टाइप की एलर्जी हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर आएंगी, बट कोई भी हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जी के अंदर नहीं आएगा। हर टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जी नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, someone with lupus or rheumatoid arthritis may experience hypersensitivity reactions that are not related to any specific allergy। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम, किसी को अर्थराइटिस है, रिमेटोड अर्थराइटिस है, तो उसको हाइपर सेंसिटिविटी के रिएक्शंस हो सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि उसको कोई एलर्जी हो, स्पेसिफिक एलर्जी। तो ये हमारा क्वेश्चन सेकेंड का सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। हमें हेप्टेन और एंटीजन के बीच में डिफरेंस लिखना है। An antigen is a substance that triggers the immune system to produce antibodies against it। जो एंटीजन है वो कुछ टाइप के सब्सटेंस हैं जो ट्रिगर कर रहे हैं इम्यून सिस्टम को, ताकि वो इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करे उनके अगेंस्ट, एंटीजन के अगेंस्ट। एंटीजन क्या है? इट कैन बी अ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और इवन अ वायरस और बैक्टीरिया। एंटीजन एक टाइप का प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या वायरस और बैक्टीरिया भी हो सकता है। एंटीजन्स आर यूजुअली फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द सेल्स एंड आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द इम्यून सिस्टम एज फॉरेन इन्वेडर्स। जो एंटीजन है वो क्या है? वो सेल्स के सरफेस पे पाए जाते हैं और इम्यून सिस्टम हमारा उनको रिकॉग्नाइज करके रखता है, याद करके रखता है एक फॉरेन बॉडी, फॉरेन इन्वेडर्स सब्सटेंस के थ्रू, कि ये बाहर का आया हुआ कोई फॉरेन सब्सटेंस है। एंटीजन्स आर यूजुअली लार्ज मॉलिक्यूल्स विद कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। जो एंटीजन है वो लार्ज मॉलिक्यूल्स और उनका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है। नाउ व्हाट इज हेप्टेन? हेप्टेन क्या है? हेप्टेन is a small molecules that can bind to a large molecule to form an antigen। जो हेप्टेन है, हेप्टेन एक टाइप का स्मॉल मॉलिक्यूल है जो कि लार्ज मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करके एक एंटीजन को बनाएगा। तो क्या है हेप्टेन? हेप्टेन एक स्मॉल मॉलिक्यूल है जो कि लार्ज मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करके मिलकर एक एंटीजन को बनाएगा। अनलाइक एंटीजन, हेप्टेन आर नॉट इम्यूनोजेनिक ऑन देयर ओन। जैसे कि एंटीजन था कि वो इम्यूनोजेनिक था, बट हेप्टेन इम्यूनोजेनिक नहीं होता खुद से। दे रिक्वायर्स अ कैरियर मॉलिक्यूल टू बिकम इम्यूनोजेनिक। अगर हेप्टेन को इम्यूनोजेनिक बनना है तो उसको एक कैरियर मॉलिक्यूल चाहिए होगा पहले। तो हेप्टेन आर स्मॉल मॉलिक्यूल्स विद सिंपल स्ट्रक्चर। जो हेप्टेन्स होते हैं वो स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं, उनका स्ट्रक्चर सिंपल होता है, जबकि एंटीजन में ऐसा नहीं था, उसके मॉलिक्यूल्स बड़े थे और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था। सो द मेन डिफरेंस बिटवीन हेप्टेन एंड एंटीजन इज दैट एंटीजन कैन स्टिमुलेट एन इम्यून रिस्पॉन्स ऑन देयर ओन। तो मेन डिफरेंस क्या है कि जो एंटीजन है, एंटीजन इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट कर सकता है अपने ही द्वारा, वाइल हेप्टेन रिक्वायर्स अ कैरियर मॉलिक्यूल टू बिकम इम्यूनोजेनिक। जबकि एक हेप्टेन है, हेप्टेन को एक कैरियर मॉलिक्यूल चाहिए अगर उसको इम्यूनोजेनिक बनना है। तो ये हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हुआ इनका डिफरेंस। फोर्थ है हमारे पास एंडोजीनियस एंड एक्सोजीनियस पाथवे ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस पाथवे के बीच में डिफरेंस लिखना है। तो सबसे पहले एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या है वो जान लेते हैं। Antigen presenting cells are the cells that present antigens। Antigen presenting cells वो cells हैं जो antigen को present करते हैं, which are foreign substance or molecules to the immune system that triggers an immune response। जो क्या है? जो foreign substance या molecules हैं जो कि immune system को trigger करते हैं ताकि वो immune response produce कर सके। Now the endogenous pathway is used for presenting the antigen that originated from within the cell। जो endogenous pathway है, endogenous presenting pathway है, वो क्या प्रेजेंट कर रहा है? वो एंटीजन को अपने ही सेल से ओरिजिनेट होने वाले एंटीजन को प्रेजेंट कर रहा है। endogenous pathway is used to presenting the antigen
ये क्या कर रहा है, एंटीजन को प्रेजेंट कर रहा है ओरिजिनेटेड फ्रॉम विद इन द सेल। अगर जो एंटीजन अपने ही सेल से ओरिजिनेट हो रहे हैं तो एंडोजीनियस पाथवे के अंदर आएंगे वो, एंडो मतलब अंदर से ही। दिस इंक्लूड्स प्रोटीन दैट आर सिंथेसाइज विद इन द सेल। इसके अंदर कौन कौन से आता है, क्या आता है, उसके अंदर आता है प्रोटीन जो कि अपने ही सेल के अंदर सिंथेसाइज हो रहे हैं, एज वेल एज वायरल प्रोटीन दैट हैव इफेक्टेड द सेल। साथ में कुछ वायरल प्रोटीन्स भी होते हैं जो कि अपने ही सेल को इफेक्ट करते हैं। The antigen presenting cell will break down these proteins into smaller peptide and present them on the surface of the on its surface using MSC class first molecule। जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है हमारा, वो उन प्रोटीन्स को जो प्रोटीन्स थे उनको स्मॉलर पेप्टाइड के अंदर ब्रेक करेगा। जो प्रोटीन्स हैं उनको स्मॉलर पीसीस में ब्रेक करके पेप्टाइड के फॉर्म में बनाएगा और उसको प्रेजेंट करेगा सरफेस के ऊपर MSC क्लास 1 मॉलिक्यूल्स को यूज़ करके। दिस देन ट्रिगर्स अ रिस्पॉन्स फ्रॉम साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। फिर ये क्या करता है, ये ट्रिगर करता है रिस्पॉन्स को कि साइटोटॉक्सिक टी सेल्स बने विच कैन आइडेंटिफाई एंड डिस्ट्रॉय एनी सेल्स प्रेजेंटिंग दीज एंटीजन। फिर जो साइटोटॉक्सिक सेल्स जो बने हैं वो जो भी एंटीजन आया है या जो भी इन्वेडर्स पैथोजन आया है उसको आइडेंटिफाई करेगा, पहचानेगा और उसको डिस्ट्रॉय कर देगा उस एंटीजन को। तो ये था हमारा एंडोजीनियस पाथवे। सेकेंड है हमारे पास एक्सोजीनियस पाथवे। ऑन द अदर हैंड द एक्सोजीनियस पाथवे इज यूज्ड फॉर प्रेजेंटिंग एंटीजन दैट ओरिजिनेट फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द सेल। जो एक्सोजीनियस पाथवे है वो एंटीजन को प्रेजेंट कर रहा है जो बाहर से ओरिजिनेट होकर सेल के अंदर आए हैं। दिस इंक्लूड्स बैक्टीरिया, प्रोटीन, बैक्टीरिया, वायरस एंड अदर फॉरेन सब्सटेंस दैट हैव एंटर्ड द बॉडी। इस एक्सोजीनियस पाथवे के अंदर कौन कौन से एंटीजन आते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है या अदर फॉरेन सब्सटेंस हो सकता है जो बाहर से हमारी बॉडी के अंदर एंटर करे हैं। The antigen presenting cells will engulf this substance and break them down into smaller peptides। जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है वो इन एंटीजन्स को खा जाएगा, इन सब्सटेंस को, और इनको स्मॉलर पीसेस में ब्रेक कर कर पेप्टाइड की फॉर्म में बाहर निकालेगा। These peptides are then presented on the surface of the cell। फिर ये जो पेप्टाइड्स इन्होंने बाहर निकाले हैं इनको खाकर उनको प्रेजेंट करेगा सेल के ऊपर बाय यूजिंग MHC क्लास सेकेंड मॉलिक्यूल। ये क्या, MHC क्लास सेकेंड मॉलिक्यूल्स को यूज़ करके इनको प्रेजेंट करेगा, जबकि एंडोजीनियस कर रहा था MHC क्लास 1 को यूज़ करके और ये क्लास 2 को यूज़ करके कर रहा है। दिस ट्रिगर्स a response from helper T cells which can activate the immune cells to fight off the infection। ये ट्रिगर क्या करता है, ये हेल्पर टी सेल को ट्रिगर करता है जो एक्टिवेट हो जाते हैं, इम्यून सेल को एक्टिवेट करते हैं और इन्फेक्शन से फाइट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा कंप्लीट हुआ। डिफरेंस क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, गिव एनी 5 फंक्शन ऑफ द मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस के कोई भी 5 फंक्शंस को हमें लिखना है। पहले हम हेडिंग डालेंगे फंक्शंस ऑफ मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस सेल्स आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर इम्यून सिस्टम एंड प्ले अ क्रूशियल रोल इन कीपिंग अस हेल्दी। जो मैक्रोफेजेस सेल हैं वो एसेंशियल पार्ट है हमारे इम्यून सिस्टम का और वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमें हेल्दी रखने के लिए। इसका पहला फंक्शन देखते हैं। मैक्रोफेजेस एक्ट एज फर्स्ट लाइन डिफेंस अगेंस्ट इन्वेडिंग पैथोजन। जो मैक्रोफेजेस है, मैक्रोफेजेस सेल्स हैं, वो फर्स्ट लाइन डिफेंस की तरह काम करते हैं अगर कोई भी इन्वेडिंग पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो रहा है तो सबसे पहले इनसे लड़ना पड़ेगा उन्हें। दे एनगल्फ एंड डाइजेस्ट फॉरेन पार्टिकल्स सच एज बैक्टीरिया, वायरस एंड फंजाई। अगर कोई भी बाहर से कोई भी इन्वेडर आया है, पैथोजन आया है, चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो या फंजाई हो, तो ये मैक्रोफेजेस पहले खड़े रहते हैं बाहर उनको लड़ने के लिए और उनको ये खा लेते हैं और डाइजेस्ट कर लेते हैं। सेकेंड रोल है इसका,
मैक्रोफेजेस प्ले अ क्रूशियल रोल इन प्रेजेंटिंग एंटीजन टू अदर इम्यून सेल्स। जो मैक्रोफेजेस हैं वो एंटीजन्स को प्रेजेंट करता है अदर इम्यून सेल्स के लिए। दे ब्रेक डाउन द पैथोजेंस दे हैव एनकल्फ एंड प्रेजेंट पीसेस ऑफ देम टू द टी सेल्स। जो इसने मैक्रोफेजेस ने एंटीजन्स या जो भी पैथोजन को खाया था उसको स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन करके वो टी सेल्स को देता है, फिर विच देन एक्टिवेट द इम्यून रिस्पॉन्स। फिर टी सेल्स क्या करता है, वो एक्टिवेट करता है इम्यून रिस्पॉन्स को। द मैक्रोफेजेस आर इन्वॉल्व इन द टिश्यू रिपेयर एंड रीजनरेशन। जो मैक्रोफेजेस हैं वो टिश्यू रिपेयर का भी काम करते हैं और उनको रीजनरेट करते हैं। दिस रिलीज ग्रोथ फैक्टर दैट स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स एंड टिश्यू सेल्स प्रमोटिंग हीलिंग। तो जो मैक्रोफेजेस हैं वो ग्रोथ फैक्टर को भी रेगुलेट कर रहा है, ग्रोथ फैक्टर को रिलीज करता है ताकि जो न्यू ब्लड वेसल्स हैं वो बन सकें, टिश्यू को हीलिंग हो सके। फोर्थ क्या है इसका रोल, मैक्रोफेजेस हेल्प टू रेगुलेट इन्फ्लामेशन। जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो इन्फ्लामेशन को रेगुलेट करने के लिए हेल्प करते हैं। दे रिलीज साइटोकिनेज दैट आइदर प्रमोट और सप्रेस इन्फ्लामेशन डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ये मैक्रोफेजेस क्या हैं, मैक्रोफेजेस साइटोकिनेज को रिलीज करते हैं। साइटोकिनेज क्या हेल्प करता है कि वो इन्फ्लामेशन को बढ़ावा दे या उसको बंद कर दे। सिचुएशन को देखकर साइटोकिनेज वो काम करता है, साइटोकिनेज को प्रोड्यूस कर रहा है मैक्रोफेजेस। फिफ्थ पॉइंट क्या है, मैक्रोफेजेस प्लेज अ रोल इन रिमूविंग ऑफ डेड सेल्स एंड डिब्राइव फ्रॉम द बॉडी। जो डेड सेल्स हैं हमारी बॉडी में उसको रिमूव करने का काम भी मैक्रोफेज ही करता है। दे एनगल्फ एंड डाइजेस्ट ओल्ड और डैमेज सेल्स हेल्पिंग टू मेंटेन टिश्यू होम्योस्टेसिस। ये क्या करता है मैक्रोफेजेस, जो पुराने डेड सेल्स हैं या डैमेज सेल्स हैं उसको खा लेता है और डाइजेस्ट करता है ताकि वो हमारा टिश्यू के होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर सके। तो ये इसके 5 फंक्शंस थे होम्योस्टेसिस के। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे वरना ये बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।